बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे और ये जो टॉपिक होगा वो NCERT से मस्ट रीड टॉपिक होगा, चूंकि वो आपको NCERT ही पूछेंगे। इसमें मेनली स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को, और वही पार्ट इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो पहले से आप पढ़े होंगे हैं, तो बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ भी मैं बता दूंगा, बट वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुए, क्योंकि वो आप सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हो। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को यहाँ पे देखेंगे, हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे उस पे। तो आइए, कार्बोहाइड्रेट NCERT में ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर होगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पहले बायोमॉलिक्यूल में करेंगे एंड देयर आफ्टर एमिनो एसिड को करेंगे, राइट। इसको डिफाइन वगैरह तो किया था आइसोमेरिज्म पढ़ते समय, जब ऑप्टिकल पढ़े थे आप 12 में ही, तो डिफाइन किया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए उसी डिफिनेशन को फिर लिख लीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑब्लिक कीटोन्स, यहीं कर दीजिए, कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो एक डिफिनेशन हुआ। नेक्स्ट भी एक डिफिनेशन लिखवाया था, सच कंपाउंड्स are also called carbohydrate which gives polyhydroxy aldehyde और कीटोन KET कीटोन अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले अल्डिहाइड या कीटोन्स को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा भी डिफिनेशन दिया गया कि ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन देते हो, उन्हें भी क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, राइट। अब आइए क्लासिफिकेशन। तो किसका क्लासिफिकेशन? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑफ, ये भी लिख ही लो, कार्बोहाइड्रेट। तो पहला क्लासिफिकेशन, जैसे ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो सकता, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सफिक्स होगा वो ओज होगा, OSE। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके लास्ट में OSC लगा होगा,
अब ये जो ओज हुआ, ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, नहीं तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या कोई ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन देता हो। तो ये ओज वाला क्लासिफिकेशन हम लोग पहले कर रहे हैं, तो उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप, राइट। तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग अल्ड बोलेंगे, कीटोन के लिए केट बोलेंगे, तो इसको बोल देंगे हम लोग अल्डोज, अल्डोज। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अगर रहेगा तब इसको बोल देंगे कीटोज। अब जैसे डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूं, CHO, CHOH, CH2OH। तो इसका नाम लिखना होगा, तो लिखेंगे हम लोग अल्डो ट्राइओज। ट्राई क्यों लगाया? क्योंकि यहां नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3, तो अल्डो ट्राइओज, राइट। अगर ये कीटोन होता, हाँ एक और बात समझ लो, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने बार आया? 2 बार, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड था, इसीलिए ये क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। यहां दिया रहता CH2OH, CO, CH2OH। अब इसको जानना, तो इसका नाम लिखते अल्डो, सॉरी कीटोनिक ग्रुप आया है तो कीटो ट्राइओज। ये अल्डो ट्राइओज हुआ, ये कीटो ट्राइओज हुआ, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप आया है। पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही, कीटोन ग्रुप आया ही है, तो कार्बोहाइड्रेट हुआ। सिमिलरली आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा CHO, CHOH, CHOH, CHOH या CH2OH, यहीं पे कर दो CH2OH। तो अभी कार्बन्स कितने हो गए? कार्बन्स 4 हो गए, तब इसको क्या बोल दोगे? अल्डो टेट्रोज, टेट्रा फॉर 4, अल्डो टेट्रोज, राइट। अगर ऐसा लिखा रहता CH2OH, CO, CHOH, CH2OH, तब इसको क्या पढ़ते? कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, राइट। अब आओ, अगर ऐसा लिखा रहता CHO, वेलकम बैक, लाइट चली गई थी तो आइए इसको देख लें। CHO था, CHOH, 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 CH2OH, 5 कार्बन अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो हो गया अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज। अब अगर आप कीटोन रख लोगे CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CH2OH, तब खुद बोलो क्या नाम होगा? यहाँ कीटोनिक आया है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आया, 5 कार्बन्स है, तो क्या नाम लिखोगे? कीटो
पेंटोज। अगर 6 कार्बन होता, अल्डिहाइडिक ग्रुप होता, तब क्या लिखते? सोचो जल्दी। यहां मैं लो एग्जाम्पल लिख दिया, CHO, CHOH, 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 CH2OH। तो 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो इसको बोल दोगे अल्डिहाइडिक ग्रुप आया है, अल्डो हेक्सोज। अब अगर यहां पे कीटोनिक ग्रुप होता, CH2OH, CO, CHOH, 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 CH2OH। कीटो हेक्सोज। तो ये ओज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने देखा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड के लिए अल्डोज और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के लिए कीटोज। तो ये आपको आ गया। वो ओज वाला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं ऑन द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने पे वो क्या देगा, उसके बिहेवियर पे बेस्ड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वही कार्बोहाइड्रेट का, और बतला दिया कि किसके बेसिस पे, ऑन द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलेगा। तो इसमें लिखा मोनो सैचराइड, ओलिगोसैचराइड, और लास्ट लिखा पॉलीसैचराइड। तो हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, इस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मोनोसैचराइड, ओलिगोसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड। अब आओ मोनोसैचराइड को जानो। H3O प्लस, या ऐसे लिख लो, which are not hydrolyzed। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती हो, उसे क्या कहोगे, मोनोसैचराइड। अब आओ थोड़ा समझो। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या थे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और अल्डिहाइड और कीटोन होगा, या तो अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा, राइट। और आप इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन पढ़ चुके हो। तो ना तो अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस होता था और नहीं अल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोलिसिस होता था। तो जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट। तो इसमें चला आया, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लिख दिए,
फ्रुक्टोज लिख दिए, एक्सेट्रा। अब इसको और ब्रॉड कर लो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो एक एक एग्जाम्पल हुआ, और जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? मोनोसैचराइड। चूंकि न तो अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस होता है, न ही एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोलिसिस होता है, राइट? तो यहां पे लिख दो, ब्रैकेट में लिख लो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर मोनोसैचराइड्स। और जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे वो सभी क्या होंगे? मोनोसैचराइड्स। अब ओलिगोसैचराइड, H3O प्लस, वाटर H प्लस, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, चाहो तो यहां पे लिख दो हाइड्रोलिसिस, मैं नहीं लिख रहा हूं। गिव्स 2 to 10 units of मोनोसैचराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 से 10 यूनिट मोनोसैचराइड मिलता हो, उसको क्या बोलोगे? ओलिगोसैचराइड, राइट? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस, तो यहां से मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या क्या मिलेगा? 1 यूनिट ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट फ्रुक्टोज, राइट? दोनों, ये ग्लूकोज भी मोनोसैचराइड है और फ्रुक्टोज भी मोनोसैचराइड है। तो इनफैक्ट सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से 2 यूनिट मोनोसैचराइड मिला, इसीलिए इसको पार्टिकुलरली कहेंगे डाइसैचराइड, और ये ओलिगोसैचराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो कोई कार्बोहाइड्रेट अगर ओलिगोसैचराइड है, तो अब ओलिगोसैचराइड में जैसे हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 यूनिट मोनोसैचराइड देता हो, तब उसको कहोगे डाइसैचराइड। 3 यूनिट मोनोसैचराइड देता हो, तब उसको कहोगे ट्राइसैचराइड। 4 यूनिट मोनोसैचराइड देता हो तो टेट्रासैचराइड। 5 यूनिट देता हो तो पेंटासैचराइड, लाइक सो। तो ये बात समझ गए? तो आपका सुक्रोज कैसा हुआ? डाइसैचराइड। तो नीचे लिख लीजिए इसको, सुक्रोज इज ए डाइसैचराइड as it gives 2 units of monosaccharide upon हाइड्रोलिसिस। अगर कोई 3 यूनिट देगा तो ट्राइसैचराइड, और ऐसे जो भी ओलिगोसैचराइड होंगे जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 यूनिट मोनोसैचराइड मिलेगा, उसको आप कहोगे डाइसैचराइड। और ग्लूकोज फ्रुक्टोज को यहां एग्जाम्पल में भी लिखा था मोनोसैचराइड। और खैर अभी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं लिखा हूं, बट स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जब हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे तो वहां भी बतलाया था, ग्लूकोज आपका अल्डोहेक्सोज था और फ्रुक्टोज आपका कीटोहेक्सोज था। तो आप स्ट्रक्चर को इनका बोले थे उस समय भी कि कभी नहीं भूलिएगा।
अब आइए पॉलीसैचराइड, तो यहां हाइड्रोलिसिस कराने पे more than 10 units of more than 10 units of monosaccharide. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे 10 से ज्यादा यूनिट्स मोनोसैचराइड देते हूं उनको क्या बोलोगे? पॉलीसैचराइड. फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, एक्सेट्रा. राइट. अब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे, हाइड्रोलिसिस, तो यहां से मिलेगा आपको n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. अब इस n की जो वैल्यू होगी वो 100 से भी ज्यादा होगी, मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. राइट. वैसे ही सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे, सेलुलोज, तो हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, अगेन n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. तो अगेन n इज मोर देन 100. तो स्टार्च और सेलुलोज चूंकि 100 से भी ज्यादा यूनिट्स मोनोसैचराइड ग्लूकोज दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस कराने पे, और ग्लूकोज आपका मोनोसैचराइड हुआ, इसलिए इसको क्या बोलोगे? पॉलीसैचराइड. राइट. अब नीचे एक लाइन लिख लो, स्टार्च एंड सेलुलोज आर, स्टार्च एंड cellulose are polymers of ग्लूकोज. तो स्टार्च और सेलुलोज ये पॉलीमर्स हैं किसके? ग्लूकोज के. राइट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. तो यहां पहले लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक को कह लो रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरे को कह लो नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर. राइट. अब आओ, जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं. शुगर इसलिए बोलते कि सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, that is why they are also called sugars. और कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो आप घर में यूज करते हो वो आपके डाइनिंग टेबल पे खाने में यूज होता है, that is सुक्रोज, चीनी. स्वीट इन टेस्ट तो होता ही है. तो शुगर भी कहते हैं इसलिए क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की जो टेस्ट होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है. That's why it is called sugar. अब है कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे. तो आओ रिड्यूसिंग शुगर को डिफाइन करते हैं. Which reduces टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन. एफएस लिख दे, एफएस फॉर फेलिंग सॉल्यूशन. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिख लो, बीएस, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनको रिड्यूस करता हो. अब इनको रिड्यूस करता हो तो जरा सा जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने
अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट पढ़ा था। टॉलेंस रिएजेंट याद है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसमें सिल्वर +1 में था, जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया था तो +1 से 0 में चला गया था, एलिमेंटल सिल्वर मिला था। तो +1 से 0 मतलब खुद तो रिड्यूस हुआ था, और इसीलिए तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया था। और अल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हुआ था? RCOO- में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे जो टॉलेंस या फेलिंग या बेनेडिक्ट को रिड्यूस करते हैं, राइट। अब आओ, जो भी आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होगा, और उसको आपने क्लासिफाई करके कहा था मोनोसैचराइड्स। तो मोनोसैचराइड में कौन कौन आ जाता था? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी। तो जो भी आपका मोनोसैचराइड होगा, दे ऑल विल बी रिड्यूसिंग शुगर्स। तो पहले इस पॉइंट को लिख लो, फिर और डिस्कस करते हैं। मोनोसैचराइड्स, मोनोसैचराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जो भी मोनोसैचराइड्स होंगे वो सभी क्या होंगे? रिड्यूसिंग शुगर। तो चलो, आप मोनोसैचराइड्स सुने तो आपको याद आया कि सर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड था, यस। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो है, और अल्डिहाइड के लिए टॉलेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों ही पॉजिटिव होता था। तो जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है वो सभी रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब आइए दूसरा पार्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी मोनोसैचराइड हुआ, तो वहां तो कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए टॉलेंस, फेलिंग या बेनेडिक्ट, ये तीनों टेस्ट नेगेटिव हुआ, राइट। तो आप कहेंगे कि सर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों रिड्यूसिंग शुगर, क्यों इनको रिड्यूस करेगा? चूंकि जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, those are not simple ketones, rather those are अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अभी बहुत सारा कीटोज का स्ट्रक्चर दिखलाया था, तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन था उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप तो आया था। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसलिए रिड्यूसिंग शुगर हैं बिकॉज दे आर नॉट सिंपल कीटोन्स, रादर दे आर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के लिए टॉलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव था, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव था। तो अब क्लैरिटी आ गई। तो सारे मोनोसैचराइड्स को आप क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। अब आइए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, आप कहेंगे कि क्या बस मोनोसैचराइड ही रिड्यूसिंग शुगर होंगे? नो, डिपेंड करेगा कि वो टॉलेंस, फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा या नहीं दे रहा। रिड्यूसिंग शुगर में कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैचराइड ही नहीं, ओलिगोसैचराइड भी हो सकता, पॉलीसैचराइड भी हो सकता, डिपेंड करेगा कि वो टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। आगे और इन बातों को देखेंगे हम लोग पर्टिकुलर केसेज में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, TR लिख देता हूं इस बार, कॉमा, और फेलिंग सॉल्यूशन FS और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन BS। जो जिनके लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, तीनों टेस्ट तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं, मतलब न तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, नहीं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो, या नहीं वो हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन देते हो, तब ऐसे शुगर्स को क्या बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये था 3 तरह का क्लासिफिकेशन, एक ओस के बेसिस पे, दूसरा हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा उस बेसिस पे, और तीसरा
इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उनका बिहेवियर कैसा होगा, इस बेसिस पे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तीनों बात हो गई आपकी। अब हम लोग बात करेंगे और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पे, राइट। तो आइए देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब थोड़ी सी बात इस कैपिटल डी नोटेशन की भी सुन लो। ये कैपिटल डी, डी और एल कन्फिग्रेशन वाला, तो इसके बारे में आप जानते थे, कार्बोहाइड्रेट में ये काफी पॉपुलर था और आपको सिखाया गया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, लास्ट कायरल कार्बन पे H लेफ्टवर्ड हो, OH राइटवर्ड हो और CH2OH डाउनवर्ड हो, तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होती थी। और लास्ट कायरल कार्बन पे H राइटवर्ड हो, OH लेफ्टवर्ड हो, CH2OH डाउनवर्ड हो, तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L होती थी। और D और L फॉर्म एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते थे, मीन्स एनांसियोमर्स होते थे। ये सब चीजें आपने वहां पे पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, राइट। अब आइए डी ग्लूकोज, डी फॉर्म से आप परिचित हो गए, तो डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक और बात सुन लो कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन नेचर इन डी फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचर में पाए जाते हैं वो डी फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो लिखो डी ग्लूकोज exist in three forms, डैश देके लिख लो, 1 acyclic and 2 cyclic। तो डी ग्लूकोज 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। एक एसाइक्लिक होगा, एसाइक्लिक मतलब नॉट साइक्लिक, और 2 कैसा होगा, साइक्लिक, राइट। तो अब आओ देखते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, ये लिख दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, बल्कि डी प्लस ग्लूकोज मैं लिख देता हूं। ये प्लस साइन बताता था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब थोड़ा सा डी वाला रिकॉल भी करा देता हूं। यही नंबरिंग शुरू होगा इसका 1 2 3 4 5 6, राइट। यही लास्ट कायरल कार्बन है। तो लास्ट कायरल कार्बन पे आप देखो CH2OH नीचे है, H लेफ्टवर्ड है, OH राइटवर्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कैपिटल डी। तो दिस इज द एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। और प्लस साइन बता रहा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो ये हम लोग नहीं डिसाइड करते, या ये कॉन्फ़िगरेशन से नहीं डिसाइड होता, ये तो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता था, राइट। अब आओ यहां से देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपने अल्डिहाइड कीटोन पढ़ते समय अल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ा था। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट करता था तो हेमीएसिटल बनता था। तो यहाँ अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, तो यही अल्कोहल इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी,
पाई बॉन्ड ओपन हुआ और यहां से आपको मिल गया, देखो C रहा, ये O माइनस, और यहां न्यूट्रल ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है, प्लस आएगा, डिप्रोटोनेशन के लिए H अवेलेबल है, तो यहां से H प्लस निकलेगा और इस O माइनस पे H प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया OH, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच रिंग फॉर्मेशन हो गया, राइट, एक बॉन्ड बना ना, और बॉन्ड बन गया तो ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब यहां से देखो COH H, ये OH हो गया, एक H तो यहां था ही, अब बाकी का फीचर प्रोजेक्शन जैसा था लिखो, HOH OHH HOH H O this CH2OH, राइट, नंबर कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन था। अब यहां पे और देखो, जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका डी ग्लूकोज का, तो इस ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखो तो आपको दिखाई पड़ रहा कायरल कार्बन C2 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 को बोल रहा मैं C2, C3 हुआ, C4 हुआ, C5 हुआ, यही 4 कायरल कार्बन हुआ। तो ये भी आसान क्वेश्चन ये भी हो सकता कि जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का, उसमें कायरल कार्बन्स कितने होंगे, तो आंसर हो गया 4। अब इसमें देखो, अब आपका C1 जो है इस पे प्रेजेंट 4 ग्रुप्स को देखिए, तो H OH ये ग्रुप और ये ऑक्सीजन, यहां तो ये कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, तो 4 ग्रुप्स डिफरेंट दिख रहा, तो ये कार्बन भी आपका कायरल हो गया। और अब यहाँ 1 2 3 4 5 C1 से लेके C5 तक सभी कायरल हो गए, तो इस फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में कायरल कार्बन 5 आया, राइट। ये भी समझ लीजिए कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर का रिंग बना, राइट। अब थोड़ी और बात, इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज से ही ये डेराइव हुआ है, राइट, डी ग्लूकोज का ही ये साइक्लिक फॉर्म हुआ, और डी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिख ही रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां पे एक नया नोटेशन अल्फा जो आया है, अल्फा को कब यूज करेंगे, सुनो, फर्स्ट कायरल कार्बन पे, फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइटवर्ड हो तब उस फॉर्म को कहेंगे अल्फा फॉर्म। तो पहली कायरल कार्बन पे अगर OH राइटवर्ड हो जाए, जैसे कि यहां OH राइटवर्ड है, तब इस फॉर्म को क्या बोलोगे, अल्फा फॉर्म, राइट। और सुनो, इनफैक्ट जब ये रिएक्शन किया, इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन हुआ है, ये इंट्रामोलेकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ, इसलिए इसको इंट्रामोलेकुलर बोल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में एक नया C स्टार जनरेट हुआ, तो जो नया C स्टार जनरेट हुआ, क्या आपको पहले से पता था कि OH यहाँ राइटवर्ड होगा और H लेफ्टवर्ड होगा? जब कायरल कार्बन नया जनरेट होता था तो आपने क्या सीखा था, उस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन R भी होगा, S भी होगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालने में R या S में से कोई आएगा। तो एक और भी साइक्लिक फॉर्म यहीं से मिला जिसमें OH लेफ्टवर्ड होगा और H राइटवर्ड होगा, क्योंकि नया कायरल कार्बन मिला है। तो ऐसा तो गारंटी नहीं है कि H ही लेफ्टवर्ड होगा और OH ही राइटवर्ड होगा। एक फॉर्म ये हुआ जिसमें H लेफ्टवर्ड OH राइटवर्ड, दूसरा फॉर्म वो होगा जिसमें OH लेफ्टवर्ड और H राइटवर्ड, राइट। और सुनो, बाकी इन कायरल कार्बन्स पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, तो यहां जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। और जब OH लेफ्टवर्ड हो जाए फर्स्ट कायरल कार्बन पे, तो उस फॉर्म को कहते हैं बीटा फॉर्म। तो
अगली साइक्लिक फॉर्म हो गई दिस सी ओ एच 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 ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच CH2OH। कायरल कार्बन था, आप देख सकते हो OH लेफ्टवर्ड है, H राइटवर्ड है। यही आपका पहला कायरल कार्बन था। मैं ये नहीं बोल रहा फर्स्ट कार्बन पे, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्टवर्ड H राइटवर्ड। तब उस फॉर्म को क्या बोलोगे? बीटा फॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6। यहां भी आपको अगर कायरल कार्बन देखना होगा तो C1 से लेके C5 तक। तो कायरल कार्बन की संख्या कितनी आ गई? 5। इस फॉर्म को कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज था ये, और ये बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों साइक्लिक फॉर्म्स हुए डी ग्लूकोज के, राइट? उनका फीचर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, ये सारी बातें क्लियर। अब सुनो, अब इसको देखना चाहते हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म इनफैक्ट है क्या। तो देखो, तो इस कार्बन पे एक OH है और दूसरा ये OR, OC माने OR, राइट? तो फर्स्ट कार्बन पे OH और OR आया है, तो इसको कहोगे हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल। यहां भी इस फॉर्म को देखो, OH है और OR है, तो इसको भी क्या कहोगे? साइक्लिक हेमी एसिटल। तो एक पॉइंट यहां से आया कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों साइक्लिक हेमी एसिटल्स हैं। दूसरी पॉइंट पे आओ, देखो दोनों स्ट्रक्चर को मिलाइए, C2 से लेके C5 तक दोनों ही स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। डिफरेंस सिर्फ कहां है? C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, C2 से C5 सेम कॉन्फ़िगरेशन, C1 पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। आप दो ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हो और दो ग्रुप को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक्सचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता था। तो आप कहोगे कि सर दोनों स्ट्रक्चर में बस फर्स्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, एक ही कायरल कार्बन पे डिफर कर रहा है, बाकी जगह तो एज इट इज है, दोनों में सेम है। तो ऐसे आइसोमर्स जो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कार्बन पे सेम होते थे, कुछ पे डिफरेंट होते थे, उनको कहते थे हम लोग डायास्टीरियोमर, राइट? डायास्टीरियोमर का ही टाइप था बच्चों इपीमर्स। तो इपीमर्स किसको कहते थे? ऐसे डायास्टीरियोमर्स जो सिर्फ एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करता हो। तो एक ही कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे तब उसको कह देते थे हम लोग इपीमर्स। और अब आओ नया टर्म, इपीमर डायस्टीरियोमर तो पहले से जानते हैं, नया टर्म मैं बोल रहा हूं एनोमर। तो ऐसे इपीमर्स जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस फर्स्ट कायरल कार्बन पे हो, फर्स्ट कार्बन नहीं बोल रहा, फर्स्ट कायरल कार्बन पे, पहला जो कायरल कार्बन है उस मॉलिक्यूल का, उस पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, सिर्फ एक ही जगह डिफर करता हो, बट अगर वो फर्स्ट कायरल कार्बन पे डिफर करे, तब ऐसे इपीमर्स को बोलते हैं एनोमर्स। तो दो पॉइंट आ गया, एक तो आया कि ये दोनों साइक्लिक हेमी एसिटल हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और दूसरा आया कि ये एनोमर्स हैं। तो लिख लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज are cyclic
हेमी एसिटल्स, हेमी एसिटल्स, हेमी एसिटल्स। नेक्स्ट लिख लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स of each other. Of each other नहीं भी लिखेंगे तो हो गया, आर एनोमर्स। तो इनमें रिलेशन है एनोमर्स का, एनोमर्स, राइट। अब आइए एनोमर्स को डिफाइन भी कर दें। एनोमर लिखो सच epimers which differ in configuration at first chiral carbon। तो पहले कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफर करे तो ऐसे इपीमर्स को, इपीमर्स जिसमें एक कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफर करता था, बाकी पे सेम रहता था। तो जैसे डायस्टीरियोमर का टाइप था इपीमर, वैसे ही इपीमर का एक टाइप हुआ एनोमर, राइट। अब थोड़ा सा ये देखो कि साइक्लिक फॉर्म में जैसे मोनोसैचराइड्स को आपने कहा रिड्यूसिंग शुगर, सारे मोनोसैचराइड को, तो साइक्लिक फॉर्म में आप कैसे चेक करोगे कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? मतलब टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट को रिड्यूस करेगा, उनके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इसको देखो कैसे कर लेंगे। देखो क्या बतलाया था, ये वाला फिर लिख देते हैं। ये था OHOR, आप यहां से डोनेट करते थे, ये बाहर जाता था, और इसको ऐसा लिख लेते थे C डबल बॉन्ड O। तो अब यहां से क्या मिलेगा, दिस, और ये बाहर चला गया, यही ना OR था आपका, तो ये यहां से टूट के बाहर चला गया। यहां से तो न्यूट्रल ऑक्सीजन था, प्लस आया, डिप्रोटोनेशन हुआ, मीन्स C डबल बॉन्ड O और H है, तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो आप समझ गए कि जब ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, हेमी एसिटल था, इससे किसका हेमी एसिटल था? अल्डिहाइड का। खैर आप तो यही बनाए भी हैं, इसी से तो बनाए थे इस हेमी एसिटल को, राइट। और फिर से लाइट गई थी, तो यहां हम लोग बात कर रहे थे कि इनफैक्ट ये OHOR था, तो हेमी एसिटल दिखा, ये डोनेट किया, ये बाहर निकला C डबल बॉन्ड O, और चूंकि यहाँ कार्बन पे एक H है तो अल्डिहाइडिक ग्रुप हुआ। और अल्डिहाइड के लिए, सभी अल्डिहाइड्स के लिए टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होंगे, राइट। तो साइक्लिक फॉर्म में चेक करना बता दिया कि रिड्यूसिंग शुगर ये साइक्लिक फॉर्म में भी है तो भी ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर ही है, राइट। तो ये आपको अब क्लियर हो गया। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जानकारी आपको मिल गई। इसको तो आप पहले से जानते थे, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को, साइक्लिक फॉर्म्स को अच्छे से जान गए। बस आप इसको जानिए, और इसके बाद इन दोनों को मैंने डेराइव करके ही दिखाया है कि कैसे आया। ओवर रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, राइट। अब एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला की हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, हाइवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाइवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो जैसे कई तरह का प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है,
फीचर प्रोजेक्शन जो अभी भी देख रहे थे, वैसे ही शाहॉट्स, वेज डैश, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो ये सब देखे थे। अब एक नया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है देखते हैं। पहले ये जान लीजिए, ये 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग है। दिस इज ओ फॉर ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है पाइरान, पाइरान। और 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, इसका नेम है फ्यूरान। तो ये पाइरान था, ये फ्यूरान है, राइट। अब आइए, ये भी इनफैक्ट साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, कार्बोहाइड्रेट के जो साइक्लिक फॉर्म होंगे उनको ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फीचर प्रोजेक्शन के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट किए, बट उससे ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होता है साइक्लिक फॉर्म्स का, कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक फॉर्म का हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब लिखेंगे कैसे? तो फीचर प्रोजेक्शन को देख के ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस मैं बतला रहा हूं। लिख लीजिए, फॉर राइटिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फॉर राइटिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो फर्स्ट लिखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट in the ring is written on upper right hand corner, right hand corner, अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो रिंग में जैसे साइक्लिक फॉर्म है, तो अभी आपने देखा था कि रिंग में ऑक्सीजन आया था, तो उसको ऊपर दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ अपर राइट हैंड कॉर्नर में लिखना है, राइट। सेकंड, द ग्रुप्स which are present rightward in feature projection formula, are written downward in Haworth projection formula, and the groups which are present leftward,
in Haworth leftward in feature projection formula, in feature projection formula will be written leftward in feature projection formula will be written upward in Haworth projection formula. Projection फॉर्मूला, राइट। तो कहा गया कि ऐसा ग्रुप जो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में राइटवर्ड होगा, हॉरिजेंटल लाइन पे राइटवर्ड होगा, उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन लिखते वक्त डाउनवर्ड दिखलाया जाएगा, और जो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लेफ्टवर्ड था हॉरिजेंटल लाइन पे, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते वक्त उसे अपवर्ड दिखलाया जाएगा, राइट। थर्ड आइए, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन bottom of the vertical line will be written upward in Haworth projection formula. तो तीसरी और अंतिम बात बतलाई गई कि वो ग्रुप जो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल लाइन पे डाउनवर्ड लिखा होगा, क्या लिखा गया, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन, बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जोड़ दीजिए, इन फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला FORM फॉर्मूला will be written upward in Haworth projection formula. तो फीचर प्रोजेक्शन को देख के आप हैवर्थ प्रोजेक्शन लिखते हैं। तीन बात बस बतलाई गई कि जो रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे अपर राइट हैंड कॉर्नर में लिखिए। दूसरी बात, फीचर प्रोजेक्शन में हॉरिजेंटल लाइन पे जो ग्रुप राइटवर्ड है उसे हैवर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड दिखलाना है, और जो ग्रुप लेफ्टवर्ड है उसे हैवर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड दिखलाना है। और तीसरी बात कि फीचर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पे बॉटम पे हो, वर्टिकल लाइन के बॉटम पे था, उसे हमेशा अपवर्ड दिखलाना है, राइट। तो आइए लिखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने नोटबुक से देखिए। यहां मैं बना देता हूं फिर से, फीचर प्रोजेक्शन जो बनाया था उसको देख लो। OHH, HOH, H, CH2OH, यही था आपका
अल्फा डी ग्लूकोज का फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसको देख करके आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, नंबरिंग कर लीजिए 5 6, C1 से C5 तक और एक ऑक्सीजन। ये रिंग का हिस्सा हुआ, 6 मेंबर का रिंग। रिंग का ये ऑक्सीजन हुआ, तो आप 6 मेंबर का एक रिंग बनाइए। तो 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग हम लोग बना रहे हैं। तो हमने 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बना लिया। ऑक्सीजन को रिंग में कहां रखा? ऊपर राइट हैंड साइड में। ठीक है इतना। अब आइए देखिए, C1 आपका इस ऑक्सीजन से लिंक था, तो इस ऑक्सीजन से ये जो कार्बन लिंक्ड है इसी को हम लोग कह देंगे C1। C1 पे देखिए, OH आपका राइटवर्ड है और H लेफ्टवर्ड है। तो जो ग्रुप फीचर प्रोजेक्शन में राइटवर्ड, उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड। तो यहां फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर। H लेफ्टवर्ड था तो H को ऊपर रख दिए। इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, फर्स्ट कार्बन। ये सेकंड हुआ, OH राइटवर्ड, H लेफ्टवर्ड। तो अगेन OH डाउनवर्ड, H अपवर्ड। थर्ड कार्बन पे आइए। थर्ड पे आप देख रहे हैं OH लेफ्टवर्ड, H राइटवर्ड। तो OH को ऊपर लिखिए, H को नीचे लिखिए। फोर्थ कार्बन पे आइए। फोर्थ कार्बन पे जस्ट सी, OH राइटवर्ड, H लेफ्टवर्ड। तो OH को आप नीचे लिखिए, H को ऊपर लिखिए, राइट। फिफ्थ पे आइए, CH2OH वर्टिकल लाइन के बॉटम पे है, तो इसको ऊपर लिख दीजिए। वर्टिकल लाइन के बॉटम पे जो था उसको ऊपर। ये सेकंड था, ये थर्ड कार्बन, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फिफ्थ यहां लिख देता हूं, फिफ्थ। और देखो पांचवें पे ये जो नीचे था वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल लाइन के बॉटम पे, उसको तो ऊपर लिख दिया। अब बच गया क्या? H, तो H को यहां लिख दो। ये छठा कार्बन हो गया। तो यही हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का हैवर्थ फॉर्मूला। इसको पढ़ोगे, अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज, अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज। ओएसी कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स। पाइरान क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग है, राइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज। इतना क्लियर। अब आओ, दूसरा साइक्लिक फॉर्म था बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में फर्क, ये सब अभी का अभी सेट कर लो। बस पहले कायरल कार्बन पे था और पहले कायरल कार्बन पे H राइटवर्ड था, OH लेफ्टवर्ड था, तब इसका नाम क्या हो जाता था? बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज हमारा लिखा हुआ है, तो अब हम उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन बना लेंगे। तो उसका बनाने के लिए फिर 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग लिया, हो गया। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो फर्स्ट पे देखो। फर्स्ट पे बीटा डी ग्लूकोज में
आपका H राइट वर्ड है और OH लेफ्ट वर्ड है, तो H यहां नीचे आया, OH ऊपर गया। सेकंड पे देखो, सेकंड से लेके फिफ्थ तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो जैसा सेकंड से लेके फिफ्थ तक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर है, वैसा ही बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर रहेगा। तो सेकंड में देखो, OH राइट वर्ड, तो OH नीचे, H ऊपर। थर्ड में देखो, OH लेफ्ट वर्ड, OH ऊपर, H नीचे। फोर्थ में देखो, OH राइट वर्ड, OH नीचे, H ऊपर। फिफ्थ से ये लास्ट CH2OH लिंक्ड है, तो इसको तो ऊपर ही रखना है हमेशा, तो CH2OH यहाँ H। तो ये चौथा था, ये पांचवा हुआ और ये छठा कार्बन हुआ। इसको क्या बोल दोगे? बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, राइट। तो ये दोनों आपका हाइवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। ग्लूको इसलिए कि डी ग्लूकोज से मिला था, डी इसलिए कि डी ग्लूकोज का ही साइक्लिक फॉर्म था ये। बीटा अल्फा, ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिला था तो अल्फा फॉर्म कहा गया, ये बीटा डी ग्लूकोज का लिखे थे तो बीटा फॉर्म कहा गया, राइट। पाइरानोज तो अभी समझा दिए, 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग पाइरान, OAC कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स, राइट। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे आपको दिखेगा OH और OR, इस कार्बन से एक OH लिंक्ड है और एक OR लिंक्ड है, तो हेमी एसिटल हुआ, समझ गए, साइक्लिक हेमी एसिटल। यहां भी देखो OH है, OR है, तो साइक्लिक हेमी एसिटल। अब आपको हेमी एसिटल के बारे में क्या पढ़े थे कि हेमी एसिटल कैन गिव पॉजिटिव टॉलेंस फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट। कैन गिव मतलब अल्डिहाइड का हेमी एसिटल होगा तो देगा, कीटोन का होगा नहीं देता था, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का होगा तो देगा। तो यहाँ पे जैसे यही दे करके कहा जाता कि बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ आपका हेमी एसिटल है, यहाँ कुछ नहीं है, नीदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। चूंकि आप कहोगे कि सर इस पे OR तो है, यस OR है, लेकिन OH नहीं है, नहीं 2 बार OR है, तो एक OR है, तो नीदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। यहाँ देखो OH तो एक आया है, लेकिन इस कार्बन से OR लिंक्ड नहीं है, ये तो कार्बन से लिंक्ड है, तो यहाँ भी दोनों में से कुछ नहीं, ना तो हेमी एसिटल नहीं एसिटल। सिमिलरली यहाँ भी सिर्फ OH है, OR नहीं है, यहाँ भी सिर्फ OH है, OR नहीं है। हाँ, इस कार्बन पे OH भी है एक और एक OR भी है, तो हेमी एसिटल हुआ। और हेमी एसिटल देगा कि नहीं, हेमी एसिटल के लिए टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं, इसको चेक करने का साइक्लिक में भी बस ये डोनेट करो, इसको खोल दो। तो ये डोनेट किया तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, C डबल बॉन्डो, ध्यान देना, और इसी कार्बन पे H लगा हुआ है तो अल्डिहाइड हो गया। तो इसके लिए पूछा जाता कि टॉलेंस टेस्ट, तो पॉजिटिव। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे हेमी एसिटल है, तो यहाँ से ये डोनेट किया और ये डिपार्ट किया। फिर यहाँ देखो C डबल बॉन्डो, H लगा हुआ है, अल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, अल्डिहाइड आ गया, मतलब टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग, ये सारे टेस्ट कैसे हो गए, पॉजिटिव। तो आपने डी ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अगली लेक्चर में फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, वैसे ही सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि अगले लेक्चर में आप देखने से पहले एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन को। मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। अब डी फ्रुक्टोज में भी वही होगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर लिख के मैं दिखाऊंगा। और जब अगली लेक्चर आप देखने बैठेंगे तो पहला शर्त आप एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी। दूसरा शर्त, आप एनसीईआरटी मेरे साथ लेके बैठेंगे, अगली लेक्चर जब मैं लेने आऊंगा तो आप एनसीईआरटी हाथ में लेकर के बैठेंगे, ठीक है।
थैंक यू।